प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर जितेश पारिक आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विगत 25 वर्षों से मेरे मार्गदर्शन में हजारों बच्चों ने अपने जीवन की दशा और दिशा को बदला है। मेरे अध्यापन अनुभव का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिले, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की है। आप भी मेरे मार्गदर्शन में मेरे साथ में जुड़ करके संस्कृत विषय के साथ अपने जीवन की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत बराबर सफलता। मेरे मार्गदर्शन में आप अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप मेरे इस ऑनलाइन अध्ययन में सामान्य संस्कृत विषय का अध्ययन, संस्कृत व्याकरण की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी विषय है वो आप इसके माध्यम से पढ़ सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि संस्कृत विद्यार्थियों को जो विषय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्राप्त होना चाहिए वो विषय शिक्षण संस्थानों के माध्यम से या जो बाजार में गाइडें प्राप्त होती है उनके माध्यम से उनको वो विषय प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्यार्थी बहुत अधिक मेहनत करने के बाद में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप मेरे साथ में जुड़ करके और मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और मेरे अध्यापन अनुभव से आप इसका लाभ उठा करके और अपने जीवन में संस्कृत विषय के साथ में एक नई दिशा आप प्राप्त कर सकते हैं और सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसलिए आप मेरे साथ में जुड़े। ये विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत विषय का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ किया जाए। संस्कृत विषय का अध्यापन करवाने वाले जितने भी महानुभाव लोग हैं वे सब संस्कृत वर्णमाला से इस अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, जब तक संस्कृत विषय का आधार हमारे पास में नहीं होगा तब तक हम इस पर एक सुंदर महल खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम इसका आधार हमको समझना होगा और उस आधार में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको वाक्य संरचना एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम संस्कृत विषय को सीखने का आधार तैयार कर सकते हैं। अगर वाक्य संरचना का विषय हमारे ठीक प्रकार से समझ में आता है तो हम संस्कृत विषय को आगे ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। वाक्य संरचना में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इस वाक्य संरचना में संस्कृत व्याकरण के माध्यम से 3 बिंदुओं का समावेश किया गया है। पहला बिंदु कर्ता है, दूसरा बिंदु कर्म है और तीसरा बिंदु क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया के माध्यम से वाक्य की संरचना होती है। अब आपको ये जो 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं का आपस में संबंध समझना होगा। विद्यार्थियों, ये जो मध्य बिंदु है कर्म, इस कर्म को कुछ समय के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर हमारे पास में 2 ही बिंदु शेष बच जाते हैं, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। कर्ता और क्रिया के संबंध को अगर हम समझ लें तो लगभग 50% तक हम वाक्य संरचना के विषय को समझ सकेंगे। कर्ता और क्रिया का एक संबंध होता है। ये कर्ता इस क्रिया के साथ में अपना जो संबंध रखता है उसको समझना होगा और ये क्रिया इस कर्ता के साथ में जो अपना संबंध रखती है उसको समझना होगा। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो कर्ता होता है वो क्रिया के माध्यम से पहचाना जाता है। आपको कभी भी
वाक्य के कर्ता की अगर पहचान करनी हो तो आपको इस क्रिया से एक प्रश्न करना होता है, और वो प्रश्न होता है कर्ता कौन। आपने वाक्य के कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया से एक प्रश्न किया है कि कर्ता कौन। क्रिया इसका उत्तर देती है, और वह उत्तर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्ता की पहचान करने के लिए। क्रिया के माध्यम से उत्तर दिया गया कि संपूर्ण वाक्य के अंदर जिसके साथ में मेरा सीधा संबंध है वही वाक्य का कर्ता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं एक छोटा सा वाक्य, जैसे राम जाता है। एक बहुत छोटा सा वाक्य है, राम जाता है। इसके अंदर आपको ये क्रिया स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रही है कि जाता है ये इस वाक्य की क्रिया है, और इस क्रिया से हमने प्रश्न किया है कि वाक्य का कर्ता कौन है। इस क्रिया के माध्यम से उत्तर दिया गया कि मेरे साथ में जिसका सीधा संबंध है वही वाक्य का कर्ता है। विद्यार्थियों, चाहे वाक्य छोटा हो चाहे वाक्य बड़ा हो, आपको कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया से ही प्रश्न करना है। आप देखेंगे कि इस क्रिया का इसके साथ में सीधा संबंध है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये वाक्य का कर्ता है। और ये कर्ता जब निर्धारित हो जाता है तो फिर हमको ये देखना होता है कि ये जो कर्ता है ये कौन सी श्रेणी का कर्ता है। तो कर्ता को 3 श्रेणियों के अंदर विभक्त किया गया है। हमारा कर्ता जो पहला कर्ता होता है उसको हम प्रथम पुरुष कर्ता कहते हैं। दूसरा कर्ता हमारा मध्यम पुरुष कर्ता होता है, और तीसरा कर्ता हमारा उत्तम पुरुष कर्ता होता है। क्रिया के माध्यम से दिया गया जो भी कर्ता है वो कौन सी श्रेणी का है। तो देखो, हमारा दूसरा प्रश्न जिसको हम कहते हैं कर्ता कैसा। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तब तक हम इस कर्ता का प्रयोग नहीं कर सकते। कर्ता कैसा, कर्ता कैसा, इसका उत्तर जो है वो यहाँ पर है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। आप देखेंगे कोई भी क्रिया जो होती है वो क्रिया 3 भागों में विभक्त होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्रिया के किसी भी लकार में आप जाएंगे तो आपको 3 ही पुरुष मिलेंगे। एक पुरुष जो होता है उसमें 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। कोई भी क्रिया हम ले सकते हैं, जैसे हमने पट धातु लट लकार का रूप लिखा, पठती, पठ है, पठंती, पठसी, पठ है, पठत, पठामि, पठावह, पठामहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो क्रिया के 9 रूप हैं, इन 9 रूपों का प्रयोग हम इस कर्ता के साथ में किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर क्रिया के माध्यम से दिया गया जो कर्ता है वो अगर हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता होता है तो हम उसके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का है तो हम उसके साथ में मध्यम पुरुष क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का है तो हम उसके साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष कर्ता का निर्धारण कैसे होता है, तो आइए हम सर्वप्रथम बात करें प्रथम पुरुष कर्ता की। प्रथम पुरुष कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया ने हमको जो कर्ता दिया, क्या वह कर्ता प्रथम पुरुष का है? इसका निर्धारण करने के लिए आपको समझना होगा कि प्रथम पुरुष कर्ता किसे कहते हैं। मुख्य रूप से प्रथम पुरुष कर्ता में पहला जो बिंदु समाविष्ट है वो है तत्शब्द। तत् का मतलब वह, तत् शब्द हमारा जो कर्ता होता है वो प्रथम पुरुष कर्ता होता है।
तत्शब्द तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष कर्ता कहलाता है। पुल्लिंग में जैसे से, कौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। जैसे स्त्रीलिंग में सा, ते, का। नपुंसक लिंग तत्, ते, तान। अब क्रिया ने जो कर्ता दिया, अगर वह कर्ता इससे संबंध रखता है तो आप कहेंगे कि हमारा जो कर्ता है वह कर्ता प्रथम पुरुष का कर्ता है। और इसमें दूसरा बिंदु जो प्रथम पुरुष में निर्धारित है वो है नाम। नाम चाहे आपका पुल्लिंग में है, चाहे आपका नाम स्त्रीलिंग में है, कभी भी कर्ता के रूप में अगर नाम प्रयुक्त होता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता या और भी कोई नाम है, अगर नाम कभी भी आ जाए कर्ता के रूप में तो वह कर्ता हमारा प्रथम पुरुष कर्ता कहलाता है। तीसरा बिंदु आप ध्यान में करेंगे प्रथम पुरुष कर्ता में। प्रथम पुरुष कर्ता में जो मुख्य रूप से तीसरा बिंदु समाविष्ट होता है वो होता है भवत शब्द। भवत का अर्थ होता है आप, जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। विद्यार्थी एक बात ध्यान रखें कि जो कर्ता है उसके स्थान पर अगर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कर्ता प्रथम पुरुष कहलाता है। अगर इसके स्थान पर तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर कर्ता प्रथम पुरुष नहीं कहलाता है। क्रिया के माध्यम से दिया गया कर्ता अगर इन तीन बिंदुओं से संबंध रखता है तो वह कर्ता प्रथम पुरुष कर्ता कहलाता है। और इस प्रथम पुरुष कर्ता के साथ में आपको जिस क्रिया का प्रयोग करना है वो प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। प्रथम पुरुष कर्ता बराबर प्रथम पुरुष क्रिया। विद्यार्थी एक बात ध्यान रखें कि कर्ता का जो भी पुरुष और वचन होता है वही पुरुष और वचन हमेशा क्रिया का होता है। इसलिए आपको वाक्य के अंदर सर्वप्रथम जो निर्धारित करना है वो कर्ता का पुरुष और वचन निर्धारित करना है। जैसे ही कर्ता का पुरुष और वचन निर्धारित होता है आपको वही पुरुष और वचन क्रिया को दे देना है। जैसे हमने यहाँ पर जो वाक्य लिखा था राम, क्रिया हम परिवर्तित कर देते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ धातु के रूप लिखे हुए हैं राम पढ़ता है। सर्वप्रथम आपने इस क्रिया से वही प्रश्न किया कि कर्ता कौन, तो क्रिया ने उत्तर दिया कि इस राम का मेरे साथ में सीधा संबंध है, इसलिए ये वाक्य का कर्ता है। ये कर्ता कैसा है, तो हमने कहा कि प्रथम पुरुष कर्ता में जो दूसरा बिंदु आता है उसको कहते हैं हम नाम, और हमारे कर्ता के रूप में यहाँ पर नाम प्रयुक्त है, इसलिए हमारा जो कर्ता है वो कर्ता प्रथम पुरुष का कर्ता है। और प्रथम पुरुष में भी ये कर्ता एक वचन है। जब कर्ता का ही निर्धारण हो गया कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमको इसके साथ में जो क्रिया प्रयुक्त करनी है वो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त करनी है। देखो, कर्ता और क्रिया ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। जब आपके कर्ता का निर्धारण हुआ कि ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो आपने इसी विषय को उठा करके यहाँ लिख दिया प्रथम पुरुष एक वचन। लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना, ये जो विषय है ये कर्ता का है और ये जो विषय है ये हमारी क्रिया का है। अब हमको यहाँ पर इस कर्ता के साथ में जब क्रिया प्रयुक्त करनी है तो आप इधर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ से लीजिए और इस कर्ता के साथ में प्रयुक्त कर दीजिए। तो हमने कहा
कि राम है पठति। तस् शब्द का अगर हम इसमें प्रयोग करेंगे तो भी हमारा कर्ता प्रथम पुरुष ही कहलाएगा। जैसे वह पढ़ता है, ये कर्ता हमारा तस् शब्द से संबंध रखता है, इसलिए ये कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। और इस प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ में आपको प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। अगर कर्ता परिवर्तित होता है, कर्ता एक वचन से अगर द्विवचन में चला जाता है तो फिर हमारी क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखो, अगर यहाँ पर वह नहीं आकर के अगर हम यहाँ पर लिख दें वे दोनों, कर्ता के रूप में वे दोनों का प्रयोग होने पर फिर पठति क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। फिर यहाँ पर जिस क्रिया का हम प्रयोग करेंगे वो कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए यहाँ से हमको प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लेनी होगी और यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन क्रिया का प्रयोग करना होगा। तौ पढ़ता है। अगर कर्ता हमारा बहुवचन का है, वे दोनों के स्थान पर अगर हम लिखें कि वे सब पढ़ते हैं, तो अब हमारा जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ में हमको प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग करना है। जैसे ते पठन्ति। प्रथम पुरुष क्रिया के अंदर कुल 3 रूप पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपने देखा कि हमने इन 3 रूपों का प्रयोग इन 3 कर्ताओं के साथ में। कर्ता जब हमारा प्रथम पुरुष एक वचन था तो हमने उसके साथ में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया। कर्ता जब हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन है तो हमने उसके साथ में प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया। और कर्ता जब हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो हमने उसके साथ में प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग है ये कौन से कर्ता के साथ में होता है। तो मध्यम पुरुष क्रिया का जो प्रयोग है वो मध्यम पुरुष कर्ता के साथ में ही होता है। मध्यम पुरुष कर्ता कौन होता है? तो देखो, मध्यम पुरुष कर्ता जिसे हम कहते हैं वो मुख्य रूप से युष्मत शब्द है। और युष्मत शब्द का प्रयोग अगर कर्ता के रूप में होता है तो आपको ये कहना है कि हमारा जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष का कर्ता है। युष्मत शब्द में त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, युयम, तुम सब। विद्यार्थियों कभी भी कर्ता के रूप में अगर युष्मत शब्द का प्रयोग हो तो हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। और मध्यम पुरुष कर्ता के साथ में आपको मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता के रूप में जैसे त्वम का प्रयोग है तो ये कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया होगी वह भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो यहाँ से मध्यम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वो आप इसके साथ में प्रयुक्त करेंगे। त्वम पठसि। अगर हमारा कर्ता युवाम है तो ये कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। और मध्यम पुरुष द्विवचन कर्ता के साथ में आपको मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे युवाम पढ़ता है। अगर कर्ता हमारा युयम है तो ये कर्ता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। और इस मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता के साथ में आपको जो क्रिया प्रयुक्त करनी है वो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त करनी है।
यूयं पठत्। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि मध्यम पुरुष कर्ता किसे कहते हैं। तो युष्मत शब्द हमारा मध्यम पुरुष कर्ता से संबंध रखता है, और जब कभी भी कर्ता के रूप में युष्मत शब्द का प्रयोग हो तो आपको उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। तीसरा कर्ता जो हमारा शेष बच गया उसको कहते हैं उत्तम पुरुष कर्ता। उत्तम पुरुष में भी आप देख रहे हैं 3 रूप हैं, पठामि, पठावह, पठामहे। इन रूपों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो 3 रूप शेष बच गए हैं, इन 3 रूपों का प्रयोग उत्तम पुरुष कर्ता के साथ भी होगा। उत्तम पुरुष कर्ता किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष कर्ता में मुख्य रूप से हमारा जो शब्द प्रयुक्त होता है, कहते हैं अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द अगर कभी भी कर्ता के रूप में प्रयुक्त है तो आपको उसके साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। विद्यार्थियों, कभी भी कर्ता के रूप में अगर अस्मत् शब्द का प्रयोग हो तो आपको वहां उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे हम देखेंगे कि अहम अगर कर्ता के रूप में प्रयुक्त है तो ये जो कर्ता हमारा, ये कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, और उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ में जिस क्रिया का हम प्रयोग करेंगे वह क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होगी। इसलिए अहम के साथ में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया है वो क्रिया है पठामि। अहम पठामि। अगर कर्ता हमारा परिवर्तित होता है, अगर द्विवचन में चला जाता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन कर्ता के रूप में आवाम, और आवाम अगर कर्ता के रूप में प्रयुक्त है तो आपको जिस क्रिया का प्रयोग करना है वो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। आवाम पठावह। अगर कर्ता हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो आपको उसके साथ में उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे वयम पठामहे। विद्यार्थी, आपने देखा कि कर्ता और क्रिया का क्या संबंध होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया होती है वो हमें कर्ता की पहचान करवाती है, और ये जो कर्ता होता है ये हमको क्रिया का प्रयोग बताता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला कर्ता जो है वो क्रिया का प्रयोग कैसे बताता है वो हमने इस विषय के माध्यम से समझा है कि कर्ता के अनुसार वाक्य में क्रिया का प्रयोग कैसे होता है। अब यहाँ पर वाक्य का जो तीसरा बिंदु है उसको हम कहते हैं कर्म। बंधुओं, विद्यार्थियों, इस कर्ता और इस कर्ता और क्रिया का संबंध जानने के लिए आपको ये जो कर्ता मैंने बताए हैं इन कर्ताओं के साथ में आपको क्रिया का प्रयोग करके और ये अभ्यास कार्य करना है। इस अभ्यास कार्य को जब आप करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कर्ता के साथ में क्रिया का प्रयोग होता है। ये हमारा सर्वप्रथम सबसे पहला विषय है। अगली क्लास में हम आपको इस कर्ता और इस क्रिया के साथ में ये तीसरा बिंदु जो कर्म है इसको संयुक्त करके बताएंगे। जय श्री कृष्ण।